हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आज के क्लास में। और आज का क्लास है विद्युत क्षेत्र गॉस का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। ठीक है। और सवाल नंबर 1 है, हम आप लोग को इसे ऑफलाइन क्लास में 8 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं और 8 चैप्टर तक जब न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग को थ्योरी का क्वेश्चन दिया जाएगा। आप ही लोग बोले थे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और कोशिश यह रखेंगे कि आप लोग को शुरू से जो है थ्योरी उसका भी वीडियो हम दें। ठीक है। तो टाइम का स्कार्सिटी है, इस कारण से अभी आप लोग को न्यूमेरिकल्स का वीडियो देते हैं, धीरे धीरे थ्योरिकल्स का भी वीडियो दिया जाएगा। ठीक है। आप लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे। और इस चैप्टर में जो है बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा और इस क्वेश्चन का आनंद आप उठाइए। और वेक्टर के बारे में किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र ज्ञात होता है बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो आते हैं, वेलकम बैक और आप लोग का स्वागत है। आप लोग इसी प्रकार प्यार बनाइए और आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दें। ठीक है। इससे होता क्या है, हम लोग को ये होता है कि हम लोग का वीडियो जो है मतलब यूजफुल हो रहा है, मेहनत जो करते हैं वो सार्थक हो रहा है। क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई जो है वो 10 cm है। यदि इसके तीनों शीर्ष पर 1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित हो तो विकर्ण के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को लिख लीजिए। और अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले हम किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब यह होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो और दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो क्या हो, समकोण हो। ये हुआ समद्विबाहु, दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। और ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम हम देते हैं ए, ये हुआ बी और ये हो गया सी। समझ में आया बात। ये होगी आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और ये जो ए बी और बी सी भुजा देख रहे हैं ये आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजा आपस में बराबर होगा। विकर्ण की लंबाई जो है वो है 10 cm। ये विकर्ण हुआ, इसकी लंबाई कितनी है तो ये है आपको 10 cm। ठीक है। हर स्टेप को पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। 10 cm मतलब होता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 का पावर -2 से गुना करेंगे और इसको सॉल्व करने पाएगा 10 के पावर -1 मीटर। ठीक है। यदि इसके तीनों शीर्ष पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, यानी यहां पर भी 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम यहां भी है, 1 माइक्रोकूलम यहां पर भी है और 1 माइक्रोकूलम यहां पर भी है। आवेश है, जो कह रहा है क्वेश्चन वो करना है और रिलैक्स में पढ़ना है। आपको एनडीए का एग्जाम दीजिए जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, इसमें उसमें ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और समझ करके बनाना है। आप लोग को प्यार से फिजिक्स को सीखना है, लव करना है फिजिक्स से। ठीक है। तो बच्चों आराम से आप लोग को न्यूमेरिकल्स जिसको भी हार्ड लगता है वो उसको हम न्यूमेरिकल्स सिखा देंगे। ठीक है। और आपको बहुत सरल भाषा में सिखाएंगे। ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है तो विकर्ण के मध्य बिंदु, अब ये विकर्ण देख रहे हैं, इसका मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु मान लीजिए है, मध्य बिंदु मान लीजिए P है। इस पर जो है हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। इस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब बताइए, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो है क्या चीज, इसकी टोटल लंबाई है बच्चों 10 cm। दिमाग में रखिएगा, यही समझने की चीज है। इसकी टोटल लंबाई है 10 cm, ये विकर्ण है 10 cm है। ये अगर 90 डिग्री है और समद्विबाहु कोण है, ये कोण और ये कोण जो है 45 डिग्री का होगा।
ये कोण भी होगा 45 डिग्री का और ये कोण भी होगा 45 डिग्री का। क्यों होगा 45 डिग्री का? क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये तो 90 हो गया, तो 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 में 90 निकाल दीजिए। 180 में 90 जब निकाल दीजिए बचता है 90। तो यानी ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दो कोण को 2 से हम 90 में डिवाइड कर दिए, वो गया 45 और 45 आ गया। ठीक है, अब मैटर यह है कि यहां से यहां तक की दूरी तो हमको मालूम है, क्योंकि मध्य बिंदु में है, तो यहां से यहां तक दूरी तो आपको हो गया 5 cm। यहां से यहां तक दूरी भी मालूम हो गया 5 cm, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी वो हमको मालूम नहीं है, इसके लिए हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिए, यही समझने की चीज है। अब देखिए अगर इससे इसको मिलाए तो ये तो लंब हो गया, ध्यान समझिएगा, ये लंब हो गया। ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, समद्विभाजित किया कि नहीं, ये समद्विभाजित किया, ये 45 तो ये भी 45, ये 90। ठीक है, और आप लोग जो है ब्रेनिस्ट हैं, देखिए ब्रेनिस्ट इसलिए है कि ये भुजा आपको कितना है 5 cm और ये भुजा कितना है 5 cm। अब आप लोग को पता है कि अगर कोण आपस में बराबर है, ये कोण ये कोण आपस में बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए कि अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये 45 है और ये 45 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। कोण अगर सामने का बराबर है तो भुजा भी बराबर, या भुजा बराबर है तो कोण बराबर है। यहां पर देखिए ये 45 है और ये 45 है, इसका मतलब क्या, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। रिलैक्स में समझिए, ये कोण बराबर है इसलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। ये आपको 5 cm हुआ, क्यों, क्योंकि टोटल था 10 cm, मध्य में है तो ये भी 5 और ये भी 5, तो इसका मतलब है कि ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 ही होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि कोण जो है आपस में बराबर है। कोण बराबर हुआ तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 5 cm तो ये भी 5 cm हुआ, ये उसका विकर्ण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बात? ये छोटका त्रिभुज जो है वो भी समद्विबाहु त्रिभुज ही बन गया। फिर समझा देते, देखिए ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, आपस में बराबर तो कोण भी आपस में बराबर हुआ, कोण बराबर हुआ। टोटल लंबाई इसकी कितनी 10 cm, मध्य में था तो ये 5 और ये भी क्या हुआ 5 cm, ये भी 5 cm ये भी। अब है क्या, ये इस पर जो लंब डाले तो ये जो है आपको 90 डिग्री हो गया, और ये कोण हो गया 45 डिग्री, तो ये भी कोण 45 होगा। अब ये जो छोटका देख रहे त्रिभुज BPC, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण किया, जिसमें ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। ये पहले से मालूम है 5 cm, इसलिए ये भी होगा 5 cm। क्लियर? अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी मालूम हो गया 5 cm, यहां से यहां तक दूरी मालूम हो गया 5 cm, यहां से यहां तक दूरी मालूम हो गया 5 cm। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र हम जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है और उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और जिस डायरेक्शन में है वो हो गया कैप R, उस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू में कैप R। ये सदिश रूप में है, इसीलिए सदिश रूप में लिखना है। ठीक है, समझना है सदिश रूप को, और बहुत बच्चा को सदिश रूप समझ में नहीं आता है, उस चीज़ को समझना है। और बहुत सा क्लास में आपको वेक्टर के फॉर्म में बताया ही नहीं जाता है, स्केलर फॉर्म में पढ़ा दिया जाता है। वो बच्चा को वेक्टर फॉर्म में अगर नहीं सिखाया जाएगा तो वो फिजिक्स का स्वाद ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप इस चित्र को बना लीजिए, वीडियो रोक के बना लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। सदिश राशि में होता क्या है, डायरेक्शन होता है, ये दिमाग में रखिएगा। सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और अदिश में डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर में डायरेक्शन होता है और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब देखिए इसका जो तीव्रता होगा, बल रेखा प्लस से बाहर निकलती है और माइनस में अंदर आती है। इसका जो तीव्रता, ये प्लस है, इसका तीव्रता जो होगा इधर होगा, बाहर की ओर। इस पर निकालना है इसलिए इधर हुआ। इसका तीव्रता होगा इधर ही होगा, बाहर की ओर। समझे कि नहीं, एक दूसरे के डायरेक्शन अपोजिट हुआ। इसका तीव्रता होगा तो इसका भी बाहर की ओर होगा, इस ओर। समझ में आया कि नहीं आया? इस चित्र को समझिए। इसका तीव्रता बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्लस है। इसका तीव्रता भी बाहर की ओर और इसका तीव्रता भी बाहर की ओर। तो अब बताइए ये दूरी और ये दूरी बराबर है,
क्योंकि ये भी 5 cm है और ये भी 5 cm है। आवेश भी बराबर है। जब आवेश बराबर है, तीव्रता आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो इसका मतलब इसके कारण जो तीव्रता इस पर उत्पन्न होगा और इसके कारण जो तीव्रता इस पर उत्पन्न होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। नहीं समझ में आया बात? देखिए, तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर E बराबर यहाँ कैप R लगा देंगे, ठीक है। अगर हम स्केलर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्केलर फॉर्म में हुआ, तीर नहीं लगाए तो स्केलर फॉर्म, तीर लगा दिए वेक्टर फॉर्म। अब इसका जो तीव्रता होगा वो क्या होगा? बाहर की ओर होगा, प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो अंदर की ओर। इसका तीव्रता जो होगा बाहर की ओर होगा, इसका तीव्रता भी बाहर की ओर होगा। अब देखिए, ये तो फिक्स राशि है, आवेश ये और ये दोनों समान है, दूरी भी समान है। इसका तीव्रता इस डायरेक्शन में होगा और इसका तीव्रता इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। हम जैसे इधर से जाते हैं, आप उधर से आते हैं, अगर आमने सामने से आ रहे हैं तो दिशा क्या है? विपरीत है। सर जैसे हम पूरब जा रहे हैं और आप पश्चिम आ रहे हैं, तो आमने सामने तो मुंह है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो ये देखिए, ये डायरेक्शन इसका इधर है, इसका इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। और डायरेक्शन विपरीत है, इस कारण से इसके कारण जो तीव्रता होगा और इसके कारण जो तीव्रता होगा, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, संतुलित कर देगा। समझ में आया बात? इसके कारण जो तीव्रता इस पर होगा और इसके कारण जो तीव्रता इस पर होगा, दोनों एक दूसरे क्या कर देगा? संतुलित कर देगा। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा EA मतलब हुआ ए के कारण उत्पन्न तीव्रता, EA और EC इसके कारण तीव्रता, EA और EC के तीव्रता बराबर क्यों होगा? क्योंकि आवेश और दूरी बराबर है, बराबर और दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देगा या खत्म कर देगा या संतुलित कर लेगा, संतुलित कर लेगा, संतुलित कर लेगा। यानी संतुलित कर लेगा, यानी इसका जो तीव्रता हुआ और इसका तीव्रता दोनों एक दूसरे से संतुलित कर लिया, यानी खत्म हो गया। तब लिख लिए, इसको रोक के लिख दीजिए। तब पूरा वीडियो देखिएगा तो फिजिक्स को आप चबा जाइएगा हो। तब P बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, P बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, इसके कारण तो और इसके कारण दोनों एक दूसरे खत्म कर दिया, तो इसके कारण केवल तीव्रता होगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q की जगह क्या देंगे? 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम बटा R कितना देंगे? तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना? 5 cm। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुना किया जाता है, का होल स्क्वायर। सूत्र याद रखना पड़ेगा तीव्रता का, याद रखिएगा। तीव्रता फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q है आपको 1 माइक्रो कूलम, अब बटे में दूरी कितना है? तो 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वो बच्चा कर देता है गलती, ये तो कर दिया, बच्चा खूब खुश हुआ कि हाँ तीव्रता निकाली, लेकिन डायरेक्शन देवे नहीं करता। ये नहीं जानता तीव्रता सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो B से P की ओर। यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार, B वेक्टर B से P हो गया, BP दिशा में, तो समझ जाएगा कि हाँ लड़का जो है अच्छा जानकार है, ठीक है। लिख लिए। अब ये इस चित्र का कोई काम है ही नहीं, इस चित्र को हम मिटाते हैं, उलझुल है, इसको हम हटाते हैं। सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिए, 1-2 वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको फिजिक्स इतना सुंदर लगने लगेगा कि आप जो है न्यूमेरिकल्स अच्छे किताब का बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग सीखिए ध्यान से। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का बच्चा मान होता है 9 ×
10 का पावर 9। 1 माइक्रोकूलम होता है 10 का पावर -6। अब बटे 5 का स्क्वायर हुआ 25 गुना 10 का पावर -4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। ई बराबर ये -4 ऊपर गया प्लस 9/25 गुना 10 का पावर 9 में से 6 गया तो 3, ये -4 ऊपर गया तो हो गया +4। ठीक है, तो ई बराबर 9/25 गुना 10 का पावर 7 लिख लीजिए ये। अगर इससे एक शून्य ले लेते हैं तो हो जाता है 90/25 गुना 10 का पावर 6 और मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। 90 में 25 से भागा दीजिए, भागा दे देते हैं। 25 तिया 75, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 में 7 गया 1, दशमलव दिया 0, 25 6 के 150। मतलब ई का मान जो हो गया आपको 3.6 गुना 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 माइक्रोकूलम आवेश युक्त पानी की एक बूंद किसी कोष्ठ में मुक्त रूप से स्थिर है। उस कोष्ठ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आप लोग चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल्स का हम वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आप लोग चैप्टर 2 विद्युत क्षेत्र गॉस का प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग का न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को हम बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स बताएंगे और आप लोग को न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा, कोई डरने की बात है ही नहीं। तो बच्चों, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 माइक्रोकूलम आवेश युक्त पानी की एक बूंद है, किसी कोष्ठ में मुक्त रूप से स्थिर है। मान लीजिए कि कोई कोष्ठ है, सपोज दैट ये कोष्ठ हम बना देते हैं और इसमें जो है आपको पानी की बूंद जूम करके, इतना बड़ा पानी की बूंद तो होता है नहीं, हंसने वाली बात तो है नहीं, हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं ये इतना बड़ा बूंद है और इसका द्रव्यमान जो है यानी मास जो है वो है 10 मिलीग्राम। याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान है 10 मिलीग्राम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और आवेश जो है बच्चों वो है आपको 1.5 माइक्रोकूलम। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यह एक कोष्ठ में है और इस कोष्ठ में मुक्त रूप से स्थिर है, स्थिर है, ये फ्री में है। उस कोष्ठ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करना। अब इसमें हमको बच्चों विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा निकालना है। तो सर्वप्रथम आप लोग को यह जानना पड़ेगा कि जब बूंद स्थिर अवस्था में रहता है, जब बूंद स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो ये बूंद है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका जो भार नीचे की ओर काम करेगा, वो भार जो है वो आपको विद्युत बल के बराबर होगा। ये भार जो होगा वो किसके बराबर होगा? विद्युत बल के बराबर होगा। वो विद्युत बल होगा F बराबर QE। ठीक है, F बराबर क्या होता है फॉर्मूला? QE। आवेश को विद्युत तीव्रता से गुना करने पर विद्युत बल ही होता है। याद रखिएगा, आवेश को विद्युत तीव्रता से गुना करने पर विद्युत बल होता है और भार जो होता है वो mg होता है। तो स्थिर, जब बूंद स्थिर अवस्था में होता है तो उस स्थिति में ये जो है वो इसके बराबर होगा, यानी QE बराबर mg होगा। QE बराबर क्या होगा? तो mg होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, स्थिर अवस्था में होता है तो क्या होता है? QE बराबर mg हो, तो तब क्या होता है? QE बराबर mg होता है। या
हमको तो ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, डायरेक्शन तो ऊपर की ओर होगा। जब बल ऊपर की ओर काम करता है तो विद्युत तीव्रता भी ऊपर की ओर काम करता है। याद रखिए, बल के डायरेक्शन में विद्युत तीव्रता काम करता है। तो क्यू ई बराबर एम जी, या ई बराबर क्या होगा, तो एम जी अब बटे में क्यू, ये क्यू गुना है, इधर आया तो भागा, ई बराबर एम जी बटे क्यू, लिख लीजिए एम जी बटे क्यू। अब देखिए याद, 1 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम आपको द्रव्यमान है बूंद का, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान। मिलीग्राम को अगर आप किलोग्राम में बदलते हैं तो आपको 10 का पावर -6 से गुना करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो आपको जो है 10 मिलीग्राम है, m का मान कितना है, तो 10 मिलीग्राम है। इस मिलीग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 गुना 10 का पावर -6 kg, जिसे हम 10 का पावर -5 kg लिख सकते हैं। तो ये m हो गया। और उसके बाद g तो आप लोग जानते हैं ग्रेविटी होता है, वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और उसके बाद जाके आवेश जो है वो आपको है 1.5 माइक्रो कूलम, तो 1.5 गुना 10 का पावर -6 कूलम है। मिलीग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 10 का पावर -6 से गुना कर दिए। और जी का मान ये याद रखना पड़ेगा, क्यू आपको 1.5 माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, ठीक है, ये लिख लीजिए। इस मान को आप यहाँ बैठाइए, तो बैठाते हैं तो मान क्या आ जाता है, मिटाते हैं इसको। देखिए बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है साफ करने में, आप लोग ज़्यादा प्यार दीजिए तो जल्द से जल्द हम डिजिटल बोर्ड भी लगा देंगे। आप लोग का प्यार अगर रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। ई बराबर m का मान 10 का पावर -5 गुना g का मान 9.8, अब बटे में q का मान 1.5 गुना 10 का पावर -6 लिख लीजिए, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9.8 बाय 1.5 गुना ये ऊपर गया तो 10 का पावर 6 घटा 5, दशमलव उड़ा दीजिए ऊपर नीचे, 98/15 गुना में 6 में से 5 गया 1, तो 1 तो 10 बचेगा, ठीक है। अब इसको अब अगर गुना करके भागा दीजिएगा तो वो आपको आ जाएगा करीब करीब 65.3। इसको भागा देके देख लीजिएगा, गुना करिएगा तो 980/15 भागा दीजिएगा 65.3 आया क्या है, तो विद्युत तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। बल किधर लगता था, ऊपर की ओर, क्योंकि संतुलन में रहेगा तो भार नीचे काम करेगा और विद्युत बल ऊपर काम करेगा, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर, ठीक है। ये विद्युत तीव्रता का मान हो गया, दिमाग में रखिएगा। अगर कोई बूंद है और कोई भी कोष्ठ में है तो बूंद का भार जो होगा वो विद्युत बल के बराबर होगा। विद्युत बल जो है वो ऊपर की ओर लगेगा, भार नीचे की ओर लगेगा। और विद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर QE, आवेश को तीव्रता से गुना करने पर बल होता है, और भार का होता है mg, दोनों बराबर करके E का मान निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में द्रव्यमान स्मॉल m का एक आवेशित कण जिस पर स्मॉल q आवेश है u चाल से फेंका जाता है। विराम में आने से पूर्व यह कण कितनी दूरी तय करेगा, हमको दूरी निकालना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ये देखिए आपको मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र E है, तो उस कण पर लगने वाला बल क्या होगा, कण पर लगने वाला बल, कण पर सॉल्यूशन हल, कण पर लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर आवेश गुना विद्युत तीव्रता होगा, F बराबर QE हो गया। और मैकेनिक्स से क्या हम जानते हैं, मैकेनिक्स से, गतिकी से, मैकेनिक्स से F बराबर हम ma जानते हैं,
जो कि आपको न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर ma, ये आपको सेकेंड हो गया। ध्यान समझिएगा, ये तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि किसी वस्तु का आवेश Q हो, विद्युत क्षेत्र E हो तो बल लगता है F बराबर Q है। और मैकेनिक्स से क्या जानते हैं, F बराबर ma। दोनों देखिए F फोर्स है, इसलिए ma जो है वो QE के बराबर होगा, या A बराबर होगा QE अब बटे में m। एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकल गया। चाल जो है वस्तु का वह जो है u है, विराम में आने से पूर्व यह कण कितनी दूरी तय करेगा। एक फॉर्मूला होता है गति का तीसरा समीकरण, अगर आप लोग को याद होगा तो यह रखना है दिमाग में। एक फॉर्मूला होता है, बोलते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। मिटा दें इसको, ठीक है, रोक कर वीडियो रोक करके लिख लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति का तीसरा समीकरण जो है, गति का तीसरा समीकरण जहां पर वस्तु को रोका जाता है वहां पर फॉर्मूला आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। वहां पर त्वरण नहीं होता, वहां मंदन होता है। जब ब्रेक मारते हो तो वस्तु का वेग जो है वो क्या होता है, घटता है, इसलिए माइनस हो जाता है। लेकिन जब हम त्वरण देते हैं यानी एक्सेलरेशन देते हैं तो उस स्थिति में यानी जब वेग बढ़ता है उस स्थिति में ये प्लस में होता है, और जब घटता है तो माइनस में होता है। याद रखिएगा, जब घटता है तो माइनस में और जब बढ़ता है तो प्लस में। तो यहाँ पर जो है घट करके रुक जाता है विराम में आने से पूर्व, यानी विराम में क्या होता है, यानी वेग जो है वस्तु का घट रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और वही बात कहता है बढ़ाना है तो यहाँ प्लस दे देते। तो गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as, और हमको निकालना है बच्चों दूरी यानी s। यहाँ v जो है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s दूरी है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर निकालेंगे 2as, ये माइनस में इधर प्लस 2as बराबर क्या होगा, u स्क्वायर घटा में v स्क्वायर। अब देखिए या s बराबर क्या होगा, s मतलब दूरी, s बराबर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटे में 2a। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम मान बैठाते हैं, अभी जस्ट आप लोग को a का मान निकाले थे और a का मान आप लोग क्या निकाले हैं वो देख लीजिए। तो s बराबर u स्क्वायर माइनस में विराम में जाना है, अंतिम वेग विराम में क्या होगा, v बराबर 0। तो यहाँ v की जगह 0 दे देना है, 0 का स्क्वायर बटे में 2। त्वरण देखिए आप निकाले थे a बराबर QE बाय m, क्या निकाले थे, QE अब बटे में m, फादे पहले निकाले थे। ये पलट गया, तो पलटने के बाद क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए। ये तो u स्क्वायर है, एक सेकेंड इसको साफ कर देते हैं। u स्क्वायर ऊपर में चला गया m बटे में 2QE, यानी वस्तु जो दूरी तय करेगा s बराबर m u स्क्वायर बटे में 2QE, ये दूरी तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।